हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज बात करेंगे अपन रीट 2018 के अंदर L1 और L2 दोनों लेवल के अंदर गणित शिक्षण के जितने भी गणित पेडागोजी और गणित मेथड्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन दोनों लेवल में, उन प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे आज व्याख्या सहित। तो मित्रों, आप रीट या सेकेंड ग्रेड किन्हीं भी या सीटेट या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ मैथ्स और मैथ्स की पेडागोजी आती है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं। सारे आज हमारे MCQ रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। ध्यान रखना, सीटेट और पेडागोजी वाले क्वेश्चंस में नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं को पकड़ना है, अच्छी विधि नहीं है। ठीक है, तो नई के अंदर ज़्यादा चांसेस होता है कि ऑप्शन के अंदर भी जो नई ऑप्शन में आया हुआ है ना, वो ज़्यादा करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। सारे ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों से कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, तो विद्यार्थियों से अंदर और बाहर प्रश्न करना जो है ये एक अच्छी बात है। ठीक है मित्रों, अपने नेगेटिव वाली बतानी है। मौखिक कार्य अच्छी बात है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण ठीक बात है। विद्यार्थियों में तुलना करके, तो देखो नेगेटिव पॉइंट को आपको छानना है। विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को ग्रेड देना, विद्यार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों को अलग करना, हतोत्साहित करना, ठीक है, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये डी जो है ये अच्छी विधि नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में मित्रों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नए प्रकरण के प्रति, नया कोई भी टॉपिक आया, ठीक है, के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। अध्यापक जो ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न करे ताकि बच्चे जो नई जानकारी आए उसको एडॉप्ट कर ले। ऐसा नहीं कि आपको क्लास में जाते ही जो भी टॉपिक लेके स्टार्ट हो गए, बच्चे उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, तो बच्चे उससे बोर हो जाएंगे और उससे सीखेंगे नहीं। तो आपको कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा करनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? पूर्व ज्ञान, ठीक है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और आदर्श प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले तो आपको उसका पूर्व ज्ञान जानना बच्चे को जब आप पहली बार जिस क्लास में जाए। उसके बाद में इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। मतलब उससे संबंधित पूरी आप प्रस्तावना देंगे, ये चीज़, ये टॉपिक है, स्टार्टिंग ये है, इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे और इस प्रकार इसका एंडिंग करेंगे, पूरी इसकी प्रस्तावना उनके सामने रखेंगे। तो फिर जैसे जैसे पढ़ेंगे उनके माइंड में एक फ्रेम बनती जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट और थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी कितना समझें और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, है ना। ऐसी योजना जिसमें अपन जाने के विद्यार्थी कहाँ तक और कितना सीखे हैं। ठीक है मित्रों, तो कौन सी है? योगात्मक आकलन, ठीक है, सृजनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन। ऐसे उसके माध्यम से अपन जानेंगे बच्चे ने कितना सीखा है और उसको नेक्स्ट आगे शिक्षण कहाँ कराना है, इसी क्लास में या अगली क्लास में। ठीक है, सृजनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन का मतलब होता है ये आप बच्चे की कमजोरी जानने के लिए, बच्चा किस सेक्टर में कमजोर है। और निदानात्मक आकलन के बाद में उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, मतलब रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपदा से संबंधित है। ठीक है मित्रों, यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित के अपने आप में परिप्रेक्ष्य मूल्य है। तो गणित की जो उन्नति है ना, वो देश की वृद्धि और संपदा के लिए भी परफेक्टेबल है। ये चीज किससे रिलेटेड है? गणित के कौन से रूल से अटेंड करती है? गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित के कलात्मक मूल्य और गणित का अनुशासनात्मक मूल्य। ठीक है ना, तो गणित का जो सोशल सामाजिक मूल्य है, ये समाज समाज से देश बनता है, तो ये रिलेटेड किसका होगा? हमारा देश की उन्नति और वृद्धि से। राइट आंसर ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है मित्रों, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियां, ठीक है ना, तो उन गलतियों को जानेंगे, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? ठीक है मित्रों, गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित में त्रुटि विश्लेषण। अपन गणित में क्या करेंगे? त्रुटि विश्लेषण करेंगे, त्रुटियों का अपन जानेंगे किस किस सेक्टर में किस प्रकार की त्रुटि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता? मित्रों अब और आ गया नहीं, ठीक है ना, देखो और नहीं आ गया, आपको इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है। अब आपको देखना है किस पॉइंट में नेगेटिव बात आई हुई है।
गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, पॉजिटिव बात है। मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, बिल्कुल गणित बनाता है, ये भी पॉजिटिव है। गणित अमूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, मतलब अमूर्त मतलब अपन बिना चीज़ें को देख के अपन उसके बारे में गणित मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो अमूर्त विज्ञान नहीं बताया इसमें, तो ये बात नेगेटिव है, ठीक है ना। ज़्यादा ध्यान रखना, नहीं हमेशा नहीं को पकड़ता है ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें भी नहीं है ना, तो इसमें भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणित ना, शुद्ध है ये, ठीक है ना, शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है, ठीक है ना। इस शब्दावली को जाना जाता है ना, गणित की जो शब्दावली है मित्रों, ठीक है ना, गणित की जो शब्दावली को किस के द्वारा जाना जाता है, ठीक है ना। तो गणित की शब्दावली का मतलब क्या है, ये प्लस माइनस, गणित के जो ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन के जो चिन्ह साइन है, ये सब गणित में भाषा है, ये गणित की क्या है मित्रों, भाषा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, वो क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें बताती है कि कहाँ तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति अपन जो किस प्रक्रिया के द्वारा जानेंगे मित्रों, तो वो प्रक्रिया हो जाएगी हमारी मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। तो आपको पता हो 3 प्रकार के ब्लूम वगैरह ने 3 प्रकार के ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ोगे, 3 प्रकार के जो उन्होंने अपने भाव बताए हैं, ठीक है ना, भावात्मक, संज्ञात्मक, क्रियात्मक, ठीक है ना। तो उसमें से जो है परिभाषित करना, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग परिभाषित करना, ये जो लाइन या इफेक्ट है, ये किस सेक्टर से रिलेटेड करता है, ठीक है मित्रों। तो परिभाषित करेंगे, ठीक है, परिभाषित करना, ठीक है ना, ये आएगा अपने संज्ञानात्मक सेक्टर में। किसमें आएगा मित्रों, संज्ञानात्मक में। ब्लूम टैक्सोनॉमी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेडागोजी की दृष्टि से, अपन एक बार अच्छा वीडियो बना के इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ लेंगे मित्रों। निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है, फिर से नहीं आ गया, ठीक है ना, अब नेगेटिव आपको अंडरलाइन करते जाना है। निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है, मतलब कौन सी गणित शिक्षण करवाने के उद्देश्यों से रिलेटेड नहीं है। जीवन से संबंधित होने चाहिए उद्देश्य, बिल्कुल होने चाहिए। व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, राइट है। परीक्षण योग्य होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये भी बात राइट है। और विशिष्ट होने चाहिए, ठीक है। तो मित्रों इसमें राइट हो जाएंगे अपने, विशिष्ट भी होना चाहिए, ठीक है, विशिष्ट होना चाहिए उद्देश्य, व्यवहारिक और जीवन से संबंधित होना चाहिए, लेकिन परीक्षण योग्य होनी चाहिए, ये नेगेटिव बात हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब सिर्फ जो अपने टेस्ट में मार्क्स लाने के लिए होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, ठीक है ना, तब यह परीक्षण के निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाता है, ठीक है मित्रों। मतलब एक व्यक्ति है, बार बार हर कोई उसकी कॉपी को चेक कर रहे हैं और टोटल 80 में से उसके 42 मार्क ही आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी ये कौन सी विशेषता होगी, ठीक है मित्रों। तो ध्यान रखना, एक ही परीक्षण को बार बार चेक किया जाता है, कोई भी उसमें जो है प्रभाव नहीं हो, इसका मतलब वो जिस बंदे ने पहली बार चेक किया वो आदमी विश्वसनीय है, और वो परीक्षण जो बनाया गया है उसका माप करने के लिए वो क्या है, विश्वसनीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, विश्वसनीयता, ठीक है ना। और बार बार भी मित्रों चेक किया जाता है और अलग अलग कंडीशन में चेक किया जाता है, फिर भी जो है वो एक ही स्थिति बनी रहती है। मतलब एक बार बच्चे को टेस्ट दिया, फिर उसी प्रकार का एक और अलग टेस्ट दे दिया उसी लेवल का, फिर भी बच्चा उसी समान से अंक प्राप्त करा, तो वो उसकी हो जाएगी वस्तुनिष्ठता, ठीक है मित्रों। और वैधता क्या है, जिस उद्देश्य या परिप्रेक्ष्य के लिए टेस्ट को बनाया गया है परीक्षण को, वो परीक्षण उसकी सही माप नहीं करता है, तो वो परीक्षण वैध परीक्षण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो टेस्ट लेना हमें RS का और पेपर बनाया है अपने 4th ग्रेड के लेवल का, तो मतलब वो परीक्षण पर वैध नहीं है ना, वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है, सीमा मतलब उसकी नेगेटिविटी, सीमा से मतलब आपको उसकी नेगेटिविटी क्या है। तो वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शन वाले प्रश्न क्या है, अनुमान लगाना, बिल्कुल अपन अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। निर्माण में कठिनाई भी होगी, क्योंकि अपन को ऐसे ऑप्शन चूज करने ताकि लोग कंफ्यूज हो। अब ऐसे ऑप्शन रख दिए जिसमें लोग 3 ऑप्शन तो इजीली कट कर दे, तो श्योर है कि चौथा ऑप्शन तो कहीं कोई भी कर देगा। जैसे मान लो एक सिंपल सा वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हमें पूछ लेगा राजस्थान की कैपिटल कौन सी है, राजधानी कौन सी। फॉर एग्जाम्पल अपन कंफ्यूज, अपन नहीं नॉलेज है कि जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, लेकिन उसमें ऐसे ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए अपने दे दिया आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी जयपुर।
तो हर कोई कर देगा यार, ये 3 तो जो अपने डिस्ट्रिक्ट है ये अपने है ही नहीं राजस्थान में, तो हर कोई कर लेगा अनुमान लगा के। तो मतलब कहने का मतलब है अपने को बनाते समय थोड़ा सा इस प्रकार से कठिनाई मतलब मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लोग उसमें उलझे, मतलब जो पढ़ा है वही आगे कर पाए। जटिल प्रक्रियाओं को नहीं माप सकना, जटिल प्रक्रियाओं के बारे में क्योंकि कोई टिप्पा लगा के कर देते हैं, कोई मतलब नॉर्मली पढ़ा है तो भी वो कर लेते हैं। जटिल मतलब इंसान की जो प्रक्रिया है उसको अपन नहीं माप सकते, ठीक है। तो ये सब उसकी क्या सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूर संचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है ना। तो कौन सा जो है वो ग्राफ तथा ज्यामिति के अंदर सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है ना मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःक्रियात्मक श्वेत पट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। ध्यान रखना, संश्लेषण विधि किसके पश्चात किया जाना चाहिए, संश्लेषण विधि मित्रों। तो संश्लेषण विधि जो है उसका प्रयोग मित्रों विश्लेषण के बाद होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अपन बिखेरेंगे उसके बाद ही समेटेंगे ना, तो संश्लेषण का प्रयोग विश्लेषण के बाद होना चाहिए। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित हैं। तो भावात्मक रूप से जितने भी उद्देश्य हैं वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है मित्रों, ठीक है ना। तो देखो ज्ञान है, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब है 3 पक्ष है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञान जो है ना ये संज्ञानात्मक की पहली सीढ़ी है। ज्ञान है, अनुप्रयोग है, बोध है, ये सब किसकी सीढ़ी है, संज्ञानात्मक की। अनुमूल्यन जो है ये किसकी है, भावात्मक की, ठीक है। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। फिर से नहीं है, आपको नेगेटिव अंडरलाइन करना है। अच्छा परीक्षण कौन सा नहीं है, जो कि विश्वसनीय है, वो तो अच्छा है। वस्तुनिष्ठा है, जिसमें विवेककारिता है, वो भी अच्छा है। तो इसमें योजना का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है मित्रों। 17वां क्वेश्चन है हमारा, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है। ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री है जो कि प्रक्षेपी है, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट या मॉडल। तो देखो मित्रों, प्रक्षेपी का मतलब है ऐसी सामग्री जो कि अपने को मतलब कुछ चीज़ ओवरलोड अपने बताई जाए, जैसे डिजिटली बताए, वो अपन मान सकते हैं वो प्रक्षेपी है, ठीक है ना। तो देखो बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या है, जो अपने एक स्कूल कॉलेज आपने देखा होगा बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, उसके ऊपर आप कोई भी लाके चिपका देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो बुलेटिन बोर्ड है। चार्ट अपने क्लासरूम लगाते हैं, मॉडल कोई अपन बनाते हैं, ठीक है ना, डायनामो की 3D 2D वगैरह। तो ये सब तो मतलब प्रक्षेपी नहीं है, बट ओवरहेड जो प्रोजेक्टर ये प्रक्षेपी है, ठीक है। प्रक्षेप सीधे समझ सकते हो आप डिजिटली। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है, ठीक है। मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है, मेंटली जो थॉट्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है, ऐसी कौन सी विधि है, ठीक है मित्रों। तो ध्यान रखना, समस्या समाधान जो ऐसी विधि है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिससे अपन मेंटली क्या करते हैं, ज़्यादा अपन उसमें प्रिपेयर रहते हैं। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। ऐसी कौन सी विधि जिसमें सारे टीचिंग जो उसके कंपोनेंट्स है उसमें मिक्स है। दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, मस्तिष्क उद्वेलन और राइट डी हो जाएगा अभिकर्मित अनुदेशन, ठीक है मित्रों। तो इसके अंदर जो है तो अभिकर्मित अनुदेशन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है कौन सा। तो सिंपल सा अपन देख सकते हैं कौन सा पद है मित्रों, शिक्षण पद, ठीक है। ये पढ़ाई जाने वाले विषय से संबंधित है। तो मित्रों आज अपने देखे 2018 में आए हुए L1 और L2 दोनों पेपर के अंदर मेथड पढ़े अपन मैथ्स के। नेक्स्ट वीडियो में अपन हिंदी के मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर अपन जो है इसके जो भी और सब्जेक्ट उनके मेथड पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। इस टाइप से अपन कुछ प्रीवियस और कुछ नए क्वेश्चन के माध्यम से अपन डेली करते रहेंगे। तो मित्रों चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।